welcome to my channel Meenu Business Studies classes. So today we will discuss unit 5.1 organizing. So let's start. So first topic is meaning of organizing. Organizing is the process of deciding and grouping the activities of an organization and establishing reporting relationship among them. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें हम एक्टिविटीज़ जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की उनको डिसाइड करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं। फिर जब एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं, उनको ग्रुपिंग कर देते हैं एक्टिविटीज़ की, फिर हमारा काम होता है उनके बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लाना कि किस चीज़ को रिपोर्ट करना है। In other words, it is a structured framework in which activities are coordinated with each other. या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क. The entire work is divided into many departments and the work of one department is further divided into different tasks. First feature of organizing है division of work. Division of work का मतलब जो है यहाँ पे कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारा काम होता है उनको हम कई डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो हर एक डिपार्टमेंट का काम होता है उनको भी हम डिफरेंट टास्क में फर्दर डिवाइड करते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये कोशिश करते हैं कि काम को बहुत छोटे से छोटे हिस्से में बांटा जा सके ताकि काम आसानी से करा जा सके। सेकंड, कोऑर्डिनेशन. डिफरेंट वर्क्स आर गिवन टू डिफरेंट पर्सन्स एंड इट इज़ इंश्योर्ड दैट ऑल द पर्सन्स वर्क डिफरेंटली बट टुगेदर. सेकंड फीचर है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे है जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनको हम असाइन कर देते हैं डिफरेंट पर्सन्स को कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। इससे क्या होता है, जो हर एक पर्सन होता है वो उनको अपना काम पता लगता है कि उनको अपना काम डिफरेंटली करना क्या है, लेकिन काम ये होता है कि सब मिलजुल कर करें। थर्ड, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स. An individual cannot do all the functions, therefore organizing is called group of many persons who work for a common purpose. प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब यहाँ पे यह है जो एक इंडिविजुअल होता है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए जो ऑर्गेनाइजिंग है वो ग्रुप बनाती है कई लोगों के जो मिलकर काम करते हैं कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। फोर्थ, common objectives. There are many departments who perform different functions, but their efforts move in same direction of achieving objectives. फोर्थ फीचर है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके एफर्ट्स होते हैं वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट किए जाते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में जाए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मशीन ऑफ मैनेजमेंट. An organization is like a machine because if any part of a machine does not work properly, it will not be operated. Similarly, if any department of the organization does not perform well, the objectives cannot be achieved. Fifth feature है organizing is the machine of management. इसका मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह होती है, क्योंकि अगर किसी मशीन का एक भी हिस्सा अगर ख़राब हो जाता है, ढंग से काम नहीं करता, तो वो मशीन किसी काम की नहीं बचती, ना वो काम की रहती है। वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट है जो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे इफ़ेक्ट डालेगा, तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। Next topic is importance of organizing. First, benefit of specialization. Under organizing, different activities are performed by different specialists, hence maximum work is completed in minimum time. First importance of organizing है benefit of specialization. तो इसमें क्या, ऑर्गेनाइजिंग के अंडर
जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम काम है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो सके, लेकिन अच्छे से। लेकिन क्योंकि हम उनको हर एक स्पेशलिस्ट को देते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हम हमारी कोशिश यही रहती है जो स्पेशलिस्ट है वो मैक्सिमम काम को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सके, लेकिन एक अच्छे तरीके से। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। इट क्लैरिफाइज द वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज बाय स्पेसिफाइंग हु इज टू रिपोर्ट whom। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब जो है ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप जो होता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि किसको किसे जवाब देना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्लियर कर देता है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Organizing ignores duplicacy of work and helps in reducing the wastage of work, and there is no possibility of wastage. थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजिंग है वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को इग्नोर करता है और हमारी हेल्प करता है वेस्टेज ऑफ वर्क को कम करने में, और लगभग की वेस्टेज हो ही ना। उससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। फोर्थ, adaptation to changes. The organization structure is created in a way that it can be modified whenever required. For example, when a managerial post becomes vacant, it can be immediately filled internally or externally. फोर्थ पॉइंट है अडेप्टेशन टू चेंज। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि हम कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, उसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी हम चाहें या जब भी ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर कोई मैनेजरियल पोस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो खाली है, वैकेंट है, तो हम तभी के तभी उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, या तो इंटरनली किसी का प्रमोशन करवा कर, या तो एक्सटर्नली बाहर से रिक्रूटमेंट करवा कर। फिफ्थ, effective administration. It means giving a clear explanation of jobs and working relationship. Everyone in the organization knows that to whom he is accountable. It puts to an end of confusion. फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है जॉब्स की और वर्किंग रिलेशनशिप्स की। जितने भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और किसे जवाब देना उस चीज़ के लिए। मतलब कुल मिला के ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है कन्फ्यूजन को एंड करना। सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल। ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेट्स द वर्क ऑफ मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। Therefore, it provides new opportunities to the subordinates to utilize their talent. Employees can develop themselves by learning latest and modern techniques. 6 point है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल। ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो काम को डेलीगेट करती है मैनेजर के, कि ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से हो सके और जो वर्कलोड है मैनेजर्स पे वो थोड़ा कम किया जा सके। देयरफॉर क्या होता है, इससे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है ताकि वो अपना टैलेंट यूटिलाइज कर सकें। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद को डेवलप कर पाते हैं नई चीज़ें सीख कर, लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक्स को लर्न करके। सेवेंथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अ डिफाइंड स्ट्रक्चर हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। New products can easily be introduced by creating new departments and without disturbing the old ones. सेवेंथ पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हमें हेल्प करता है ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बिजनेस की एक्सपेंशन कर सके मार्केट में। हम न्यू प्रोडक्ट्स को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, एक नया डिपार्टमेंट बनाकर और पुराने डिपार्टमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगी और ग्रोथ भी, लेकिन नया डिपार्टमेंट क्रिएट करके पुरानों को डिस्टर्ब ना करके। So now we will discuss process of organizing. Okay, first step of organizing process is
Identification and division of work. The first step of organizing process is to divide the total work into small activities so that duplicacy can be avoided and efficiency can be increased. तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई करना काम कि काम है क्या, फिर उन काम को बांट देना। तो जो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का वो ये है, जो टोटल वर्क है उनको स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देना ताकि डुप्लीकेसी ना आए, ये कंफ्यूजन भी ना रहे कि करना क्या था क्या नहीं। ठीक है, उनको स्मॉल एक्टिविटीज़ में बांट देना ताकि जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो इंक्रीज की जा सके। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर dividing whole work into small activities, now it is turn of grouping them accordingly to their nature. This grouping process is called departmentalization. तो जब में एक बार हम काम बांट लेते हैं स्मॉल एक्टिविटीज़ में पूरे काम को, तो अब ये टर्न होती है कि हम उन काम को उनके नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दें। अब जो ग्रुपिंग होती है ये एक्टिविटीज़ की, ये कहलाती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। Third, assignment of duties. In the third step, it is compulsory to allocate to the different members of different departments according to their knowledge and skills. It helps in making the performance more efficient and effective. Third step है organizing का assignment of ड्यूटीज़। तो इसमें थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये बहुत कंपलसरी होता है कि हम डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी स्किल्स के, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको प्लेस करें। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी उनकी परफॉर्मेंस को मोर इफ़ेक्टिव बनाने में और मोर एफिशिएंट बनाने में। उनको पता होगा हमें क्या काम करना है, तो उस अकॉर्डिंग वो काम करेंगे अपने बेटर वे में, राइट। Fourth step is establishing reporting relationship. Organizing does not complete with allocation only. It is compulsory for an individual to know from whom he has to take orders and to whom he is accountable. तो जो फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का वो ये कहता है, जो सिर्फ ना काफ़ी नहीं होता कि हम जॉब्स दे दे बस, हमारा फिर बाद में सबसे कंपलसरी ये होता है कि एक इंडिविजुअल को पता हो कि उन्हें किससे ऑर्डर लेने हैं एंड टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल, और जवाब किन्हें देना है। तो दिस कि ऑर्डर लेना किससे है और जवाब देना किससे है, जो ये चीज़ होता है, ये प्रोसेस रिपोर्ट करने का, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, formal organization. An organization which is designed deliberately by the management to achieve group goals. It is a well-defined system in which different activities are coordinated. फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डेलिबरेटली बनाई जाती है, जानबूझकर बनाई जाती है बाय द मैनेजमेंट, ताकि ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके। ये एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट, डेलिबरेटली डिजाइंड। सेकंड, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप। थर्ड, helps in achieving objectives. Fourth, more stress on performance. Fifth, follows scalar chain. Sixth, follow set of rules. Advantages of formal organization are: first, easier to fix responsibility, to avoid duplication, follows unity of command, helps in achieving goals, provides stability by specifying rules. Disadvantages of formal organization are delay in work, no creativity, क्योंकि उनकी जॉब फिक्स होती है कि वो करना क्या है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल पाता, तो उससे क्या है, क्रिएटिविटी नहीं हो पाती उनकी। थर्ड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिलता, तो हम एक दूसरे की ह्यूमन बिहेवियर को भी नहीं पहचान पाते। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
an organization which is designed voluntarily by employees in a formal organization. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मतलब ये अपना आप बन जाती है, ठीक है, लोग मिलकर बनाते हैं इसे कि ठीक। जो फॉर्मल होती है जहाँ पे डेलिबरेटली वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई होती है, जब उसमें लोग अपनी मर्जी चलाने लगते हैं मतलब अपने मन से, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें फीचर्स क्या है? फर्स्ट, ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, वो डेलिबरेटली क्रिएटेड थी फॉर्मल, और जो इनफॉर्मल है वो है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, दैट मीन्स वॉलेंटरीली क्रिएटेड। थर्ड, नो डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें थे डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। फोर्थ, डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, यहाँ पे स्केलर चेन का कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करता है, किसी से बात करता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। स्केलर चेन थी कि किस पोस्ट के एम्प्लॉय को किस उसी सेम वाले पोस्ट से ही बात करनी, यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, वहाँ पे डेफिनेट स्ट्रक्चर था फॉर्मल में, यहाँ पे कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। एडवांटेजेस, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, enhance the job satisfaction, complementary informal organization. Disadvantages, first, spread rumors. Second, resist to changes. Third, put pressure on management. सेकेंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयज़ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनको चेंजेस पसंद नहीं है, ठीक है, जो है मतलब वो चाहते हैं कि बस वही रहे। वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जॉब फिक्स होती है, लेकिन क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव करने का मौका नहीं मिलता तो वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। Okay, thanks for watching. I hope you like it and it was understandable. So don't forget to subscribe my channel and also like, comment and share. Thank you.